हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड करना और उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं, आपका मधुमक्खी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो इस लेक्चर में पार्ट 1 में हम क्रॉप लोन के बारे में फंडा समझने वाले हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग हैज़ 2 कंपोनेंट। देखिए, एग्रीकल्चर में जो लोन दिया जाता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्रॉप लोन और दूसरा टर्म लोन। देखिए, पहला क्रॉप लोन है, दूसरा टर्म लोन है। क्रॉप लोन का मतलब प्रोडक्शन क्रेडिट, यानी कि चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जो लोन दिया जाता है उसे क्रॉप लोन कहते हैं। आपको फसल उगानी है, आप क्रॉप लोन लेंगे। टर्म लोन का मतलब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट, खेती बाड़ी में आप क्या इन्वेस्ट करेंगे? आपने ट्रैक्टर खरीदना है, आपने ट्यूबवेल लगवानी है, आपने सोलर पंप लगवाना है, इस तरीके की चीज़ों को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसे टर्म लोन दिया जाता है। टर्म लोन का मतलब ये होता है कि ये लोन 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए होगा। EMI बंध जाएगी, हर महीने कटती जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। तो 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक तो क्रॉप लोन, खेती मतलब फसलों को उगाने के लिए, और दूसरा टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट के लिए। द प्रोविजन ऑफ क्रॉप लोन इज गवर्न बाई नॉर्म्स लेड डाउन अंडर क्रॉप लोन सिस्टम एडवोकेटेड बाई RBI। तो RBI ने क्रॉप लोन सिस्टम को डेवलप किया हुआ है, उसी के रूल्स रेगुलेशन के तहत क्रॉप लोन को मैनेज किया जाता है। KCC स्कीम जो थी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ था 1998 में। तो बैंक्स आर इशूइंग क्रॉप क्रेडिट थ्रू द KCC स्कीम। तो उसके बाद से क्रॉप के लिए जो लोन दिया जाता है वो KCC स्कीम के तहत ही आता है। 1998 में KCC स्कीम आई थी, थोड़ा याद रखिएगा। KCC इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ओके, ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम KCC के बारे में ही डिस्कस करेंगे। KCC से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ मेजर to farmers whose crop are affected by natural calamities by way of converting their crop loan into medium term loan besides issuing them fresh production loan। तो मान लो यहाँ पर बैंकों से ये उम्मीद की जाती है कि किसान की फसल किसी वजह से यदि प्रभावित हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा कोई हो गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उस केस में बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वो जो है किसानों को थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। कैसे? जो आपने खेती के लिए मतलब किसानी के लिए जो लोन दिया था, फसलों को बुआई वगैरह के लिए लोन दिया था, उसको आप मीडियम टर्म लोन में बदल देंगे कि उसकी EMI बांध देंगे, और साथ ही साथ में फ्रेश प्रोडक्शन लोन दे देंगे, यानी कि फ्रेश क्रॉप को उगाने के लिए फिर से लोन प्रोवाइड करेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। बैंकर्स नीड टू अंडरस्टैंड द SWOT, है ना, SWOT एनालिसिस होती है फ्रेंड्स, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो बैंकर्स को चाहिए कि उन्हें जो है जितने भी सब सेक्टर्स हैं उनमें क्या स्वॉट है, यानी कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो जो किसान हैं उनको समझा सकें कि हाँ कहाँ पर इन्वेस्ट, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको मुर्गी पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको बकरी पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको डेयरी खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए। तो इन सभी सेक्टर्स की आपको किस बैंकर्स को आइडिया होनी चाहिए, ताकि आप किसानों को समझा सकें, ये कहा जा रहा है। क्रॉप लोन की बात करेंगे, प्रोडक्शन क्रेडिट जिसे कहते हैं। क्रॉप लोन यानी कि फसलों के लिए दिया गया लोन। प्रोडक्शन का मतलब चीज़ों को प्रोड्यूस करना, यानी कि फसल को हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, ओके, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्रॉप लोन या टर्म जो है सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन SAO जनरली इंडिकेट सच एक्टिविटीज एज आर अंडरटेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग वेरियस क्रॉप्स एंड आर सीजनली रिकरिंग इन नेचर। तो जो क्रॉप लोन होता है वो उन एक्टिविटीज़ को माना जाता है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की फसलों को उगाया जाता है, और ये सीजनली रिकरिंग होती है नेचर में। मतलब जब भी ठंडी का समय आएगा तो हम जो है गेहूं की बुआई करेंगे, गर्मी का समय आएगा तो हम जो है धान की बुआई करेंगे। इस तरीके से रिकरिंग नेचर की होती हैं। एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड अमंग अदर्स इज प्लगिंग एंड प्रिपेयरिंग लैंड फॉर सोइंग, यानी कि क्या क्या काम हम करते हैं जो क्रॉप सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में हम क्या क्या करते हैं। खेत की जुताई करते हैं, उसको जो है बोने के लिए तैयार करते हैं ताकि उसमें बीज वगैरह डाल करके, खाद वगैरह डाल करके हम बुआई कर सकें। ट्रांसप्लांटेशन वेयर नेसेसरी, ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है जहाँ जरूरत, जैसे धान वगैरह जो है, धान का पहले बीज बो करके हम उसके छोटे छोटे पौधे बना लेते हैं, फिर उन पौधों की रोपाई की जाती है। तो जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ रोपाई की जाती है। वीडिंग का मतलब होता है खरपतवार हटाना, ओके। एक्वायरिंग एंड अप्लाइंग इनपुट्स सच एज सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड। उसके बाद में इनपुट्स एक्वायर करना, यानी कि लेना और उन्हें अप्लाई करना। इनपुट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बीज आता है, आपकी खाद आती है, आपके कीटनाशक वगैरह आते हैं। तो इन इनपुट्स को एक्वायर करना और ये सारे। इसके अलावा लेबर की भी ज़रूरत होती है। एंड लेबर फॉर ऑल ऑपरेशन इन द फील्ड फॉर रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप। अगर आपको क्रॉप को
बड़ा करना है और उसको काट पीट के मतलब जो है कटाई वगैरह करके बेचना है या अपने पास रखना है, तो उसके लिए लेबर की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को क्रॉप लोन में कवर किया जाता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है सभी क्रॉप लोन में आ जाती हैं। 10 क्रेडिट रिक्वायर्ड टू मीट द करंट एक्सपेंडिचर फॉर रेजिंग द क्रॉप ऑन लैंड टिल द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इज कंस्ट्रक्टेड एज प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो बोल रहे हैं कि करंट एक्सपेंडिचर जो आपको खेती मतलब पूरा जुताई से ले करके और उसको जो है पूरा तैयार करके बेचने तक या अपने घर में स्टोर करने तक जो प्रक्रिया है उसमें जितना भी खर्चा लगता है उसी के लिए ही लोन की ज़रूरत होती है। उस लोन को हम प्रोडक्शन क्रेडिट या क्रॉप क्रेडिट भी कह देते हैं। प्रोसीजर फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्रेडिट या क्रॉप लोन सिस्टम। तो यहाँ हम क्रॉप लोन सिस्टम के बारे में समझेंगे। क्रॉप लोन सिस्टम हैज़ बीन इन वेग्यू फॉर नियरली 5 डिकेड्स। तो मतलब क्रॉप लोन सिस्टम जो है चलन में या फैशन में रहा है पिछले लगभग 50 वर्षों से, 5 दशक से जो है ये चलन में है, फैशन में है। सिंस इट्स इंट्रोडक्शन मेजर डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जब से ये क्रॉप लोन सिस्टम आया हुआ है तब से एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए हुए, नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। इरिगेशन पोटेंशियल, सिंचाई का जो पोटेंशियल है हैज़ बीन कंसिडरेबली टैप्ड एंड लार्ज एरिया हैव बीन ब्रॉट अंडर डबल आर इन सम केसेस मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इरिगेशन जो सिस्टम है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जो क्षमता है हमारी उसको हमने बढ़ाया, ठीक है। उसको हमने जहाँ जहाँ हम सिंचाई कर सकते थे वहाँ वहाँ तक हमने नहरें वगैरह है ना या जो भी साधन है उनको उपलब्ध करवाया, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अब जिन खेतों में एक ही बार एक ही फसल बोई जा पाती थी वहाँ पर हम डबल फसलें बो रहे हैं। कई कई जगहों पर मल्टीपल फसलें भी हम बो पाते हैं एक सीजन में, ओके, एक साल में कह लीजिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव brought about the increased use of hybrid or high yielding variety of seeds and application of chemical fertilizers। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, उसका असर ये हुआ कि अब हम हाइब्रिड जो है सीड्स वगैरह यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। अगर नॉर्मल सीड से मान लीजिए एक हेक्टेयर में 10 क्विंटल हो रहा है तो हाइब्रिड से 15 क्विंटल 20 क्विंटल प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ में केमिकल फर्टिलाइजर भी हम यूज करना शुरू कर चुके हैं। ओवर द ईयर स्पेशल प्रोग्राम एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ऑयल सीड एंड पल्सेस हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो मतलब हरित क्रांति वगैरह आप जान ही रहे हैं कायदे से, है ना। तो स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए जिसकी सहायता से फूड ग्रेन हो गया, मतलब कहने का अनाज हो गया, ये ऑयल सीड हो गया जैसे आपका सरसों वगैरह, ये सारी चीज़ें, दाल वगैरह, इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोग्राम चलाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लासिफाइड कंट्री इनटू वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक जोन बेस्ड ऑन रेनफॉल, सॉयल, वाटर रिसोर्स, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। हमारे भारत सरकार ने अपने देश, हमारा जो देश है उसको जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है। कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 15 हैं। ये जून 2023 का क्वेश्चन है। जून 2023 में रूरल बैंकिंग में पूछा गया था कि इंडिया में कितने जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं, तो देयर आर 15, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है पूरे देश को। ये किस पर डिपेंड करता है, बारिश कैसी होती है, मिट्टी कैसी है, वाटर की अवेलेबिलिटी का क्या हाल है, टोपोग्राफी, मतलब टोपोग्राफी यूँ समझ लीजिए कि पहाड़ है कि मैदान है कि मरुस्थल है, ये हो गया। क्लाइमेटिक कंडीशन अगेन वही गर्मी है कि सर्दी है कि बर्फ़ पड़ रही, क्या चीज़ें होती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमने बताई। तो हमने यहाँ पर देखा एग्रीकल्चरल जो फाइनेंसिंग है उसके 2 कंपोनेंट है, एक तो क्रॉप लोन जिसे प्रोडक्शन क्रेडिट कहा जाता है और दूसरा टर्म लोन जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया जाता है, ठीक है। क्रॉप लोन के लिए क्रॉप लोन सिस्टम आरबीआई ने डेवलप किया, उसी के हिसाब से काम करते हैं। 1998 में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लाया गया था और अब क्रॉप क्रेडिट जो दी जाती है वो केसीसी के थ्रू ही दी जाती है। बैंकों से ये उम्मीद की जाती है कि अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो आप उनको राहत प्रोवाइड करेंगे। कैसे, जो क्रॉप लोन दिया हुआ है ज़्यादातर सीसी के तौर पर दिए जाते हैं, इसको मीडियम टर्म लोन में आप बदल देंगे, है ना। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है ना, वही चीज़ है। उसके बाद में फ्रेश लोन भी आप उनको प्रोवाइड करेंगे। बैंकर्स को चाहिए कि उन्हें समझ होनी चाहिए जो डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, ताकि वो गाइड कर सकें किसानों को। फिर हमने क्रॉप लोन प्रोडक्शन क्रेडिट की बात की। क्रॉप लोन या इसे हम सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कहते हैं, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें हम फसलों को रेज करते हैं और सीजनली ये रिकरिंग प्रवृत्ति की होती हैं, बार बार होती रहती हैं। इसमें खेतों की जुताई, ठीक है, उसके बाद में उनको तैयार करना ताकि उसमें बीज जो है की बुआई हो सके। उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो रोपण किया जाता है, खरपतवार हटाया जाता है, इनपुट जैसे सीड, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड यानी कि जो है कीटनाशक, ये सारी चीज़ें एक्वायर की जाती है और इनको अप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ लेबर भी अरेंज किए जाते हैं फसलों को रेज करने से लेकर हार्वेस्ट करने
तक। तो इस जो ये करंट एक्सपेंडिचर, इन सभी कामों के लिए एक्सपेंडिचर के लिए जो क्रेडिट या लोन की जरूरत पड़ती है उसे ही प्रोडक्शन क्रेडिट या क्रॉप लोन कहा जाता है। फिर हम यहाँ पर क्रॉप लोन सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्रॉप लोन सिस्टम क्रॉप लोन सिस्टम जो है वो पिछले 5 दशक से लगभग जो है चलन में रहा है। इसके क्रॉप लोन सिस्टम आने से जो है मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है। ठीक है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई का जो पोटेंशियल है वो हमने बढ़ाया, जिसकी वजह से अब हम एक ही सीजन में डबल या जो है कई सारी फसल जो है एक साथ उगा पाते हैं, क्रॉप्स एक साथ उगा पाते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से हम अब हाइब्रिड जो है वैरायटी के सीड यूज करते हैं जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिनमें उत्पादकता ज़्यादा होती है। केमिकल फर्टिलाइज़र भी हम यूज करने लगे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं जिसकी सहायता से अनाज हो गया, है ना, तेल वाले जो बीज हैं, चाहे सरसों हो गई आपकी, है ना, और सूरजमुखी वगैरह हो गई, और साथ साथ दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कंट्री, हमारे देश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है। कुल मिला के 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और ये क्लासिफिकेशन बारिश, मिट्टी, टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर किया गया। तो हमारे देश में कुल कितने क्लाइमेटिक जोन हैं? 15 क्लाइमेटिक जोन हैं। अब बात करेंगे नॉर्मल क्रेडिट लिमिट, एनसीएल स्टेटमेंट एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम। तो व्हेन क्रॉप लोन सिस्टम वाज इवॉल्व, द कोऑपरेटिव वर एक्सक्लूसिव एंड सिंपल बारोअर्स ग्रुप एंड वर द सोल एजेंसी फॉर मैनेजिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो जब क्रॉप लोन सिस्टम इवॉल्व हुआ तो उसमें क्या हुआ कि कोऑपरेटिव्स जो थे वही एक्सक्लूसिवली लोन दिया करते थे, और यहाँ पर ग्रुप बारोअर्स के ग्रुप हुआ करते थे जो कि लोन लिया करते थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को मैनेज करने के लिए जिम्मेदारी कोऑपरेटिव्स के ऊपर रहती थी। हेंस मास डिस्पेंसेशन कॉन्सेप्ट वाज फाउंड नेसेसरी एट द टाइम। क्योंकि जो ग्रुप ऑफ बारोअर्स था वो लोन लेता था एक साथ, जो है एसएचजी, जीएलजी इस टाइप के लोन लिया करते थे। तो ऐसे में हमें एक साथ जो है मल्टीपल लोगों को लोन देने का जो कॉन्सेप्ट था वो सामने लाना पड़ा। नॉर्मल क्रेडिट लिमिट स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता था कोऑपरेटिव के द्वारा, सर्व एज ए क्रेडिट प्लानिंग टूल फॉर देम। उनके लिए क्रेडिट प्लानिंग के टूल के तौर पर नॉर्मल क्रेडिट लिमिट का स्टेटमेंट काम करता था क्रेडिट प्लानिंग के तौर पर। हाउएवर कंसिडरिंग द कम्बरसम एक्सरसाइज इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन, चूँकि जो नॉर्मल क्रेडिट लिमिट का जो स्टेटमेंट तैयार करने में काफ़ी मेहनत पड़ती थी, थकाऊ प्रक्रिया थी, तो ऐसे में क्या कहा गया कि इसकी प्रिपरेशन हर 3 साल में एक बार की जाएगी। पहले हर साल होती थी, बाद में इसको ईच ईयर ना करके एवरी 3 ईयर कर दिया गया। ठीक है, विथ सुटेबल प्रोविजन टू अपडेट इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट व्हेनेवर कंसिडर नेसेसरी। अगर किसी इंडिविजुअल की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना है तो उसको बढ़ाया जा सकता था, लेकिन जो नॉर्मल क्रेडिट लिमिट स्टेटमेंट है वो हर 3 साल में तैयार किया जाना शुरू किया गया। फिक्सेशन ऑफ स्केल ऑफ फाइनेंस एंड रिलेटेड इशूज़। स्केल ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब है? अगर मान लो कोई क्रॉप है, ठीक है, तो उस पर कितने का लोन, मतलब कितने अमाउंट का लोन मिलेगा। स्केल ऑफ फाइनेंस और रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल ग्रुप कहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी कहिए, इज इंजॉयड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर वेरियस क्रॉप। डिफरेंट क्रॉप के लिए, ठीक है, कितना फाइनेंस दे सकते हैं उसको फिक्स करने की। यानी कि गेहूं अगर है तो उसके लिए कितना लोन दे सकते हैं, धान है तो उसके लिए कितना लोन दे सकते हैं, अगर अरहर की है दाल तो उसके लिए कितना लोन दे सकते हैं। तो स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर वेरियस क्रॉप, ठीक है, फिक्स करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल ग्रुप को दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी DCCB which have been purveying traditional crop loan in large scale have been made responsible for convening the meeting of the committee। तो इस मीटिंग, मतलब ये जो कमेटी है आपकी टेक्निकल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, इसकी जो मीटिंग बुलाने का, उसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक को दी गई थी। क्योंकि जो ट्रेडिशनली क्रॉप लोन का लार्ज स्केल पर लोन देने की जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं DCCB के कंधों पर रहा करती थी। DLTC डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी कंसिस्ट। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? तो लीड बैंक होगा, बड़े बड़े कमर्शियल बैंक होंगे, RRB के लोग होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग होंगे, DDM जो नाबार्ड के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स होंगे, नाबार्ड के लोग होंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट के जो हीरा ठाकुर के बाप जैसे जो है किसान होंगे, वो सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं विथ DCCB एज कन्वेनर ऑफ कमेटी। और इस कमेटी का आह्वान करने का, बुलाने का और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार जो है DCCB यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक को दिया गया था। द स्केल सो फिक्स्ड बाई
LTC डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, तो उन्होंने जो स्केल फिक्स किया कि हम इतना लोन दे सकते हैं, उसको रिव्यू करने की जिम्मेदारी स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी को दे दी जाती थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी ने कहा कि 1100 रुपये पर क्विंटल जो है, मान लीजिए प्रोडक्शन के हिसाब से 1100 रुपये पर क्विंटल हम लोन दे सकते हैं। तो इसको अब रिव्यू कौन करेगा? स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी। स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी सो दैट दे अडॉप्ट रियलिस्टिक कास्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द कास्ट ऑफ इनपुट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो स्टेट लेवल जो टेक्निकल कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी को नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग जो कास्ट लें क्रॉप की वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, कितना इनपुट लग रहा है एग्रीकल्चर में और सारी एक्टिविटीज़ में कितना पैसा लग रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही ये करने की ज़रूरत होती है। असेसमेंट ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी इन रिलेशन टू क्रॉप लोन। तो क्रॉप लोन के रिलेशन में रीपेइंग कैपेसिटी का असेसमेंट कैसे किया जाता है? असेसमेंट ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साउंड लोनिंग पॉलिसी। तो अगर किसी को लोन देना है तो वो रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके लिए उसकी रीपेइंग कैपेसिटी का असेसमेंट तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो अनलाइक इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, अब देखो दो तरीके, एक क्रॉप क्रेडिट है, दूसरा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में क्या होता है? इंक्रीमेंटल इनकम आती है। Incremental income attributable to investment with certain qualification can be taken into indicate the repaying capacity in respect of the loan. In case of crop loan, है ना, देखिए आगे नहीं बढ़ते, पहले ये समझिए क्या कह रहा है। जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है, आपने कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, आपने ट्यूबवेल लगवा दी, आपने जो है सोलर पैनल लगवा दिए, कुछ इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो उसके बदले में आपको कुछ सर्टेन इनकम होती है। ट्रैक्टर ले आए हैं, दूसरों का खेत जोतेंगे, उसके पैसे मिल सकते हैं। आपने ट्यूबवेल लगवा दी, दूसरों का खेत सींचेंगे, उससे पैसे मिल सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की खासियत है, उसमें इंक्रीमेंटल की इनकम आती है, यानी कि जो चीज़ आपने लगाई, इन्वेस्टमेंट किया है, उसी से इनकम जनरेट होगी। तो ऐसे में आपकी रीपे करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉप लोन की बात करें, यानी कि हमने फसलों को लिए लोन दिया हुआ है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता। व्हिच मीन फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन करंट इनपुट। अभी करंट टाइम पे खेत की जुताई के लिए, उसके बाद में बीज खरीदने के लिए, उसके बाद में उसको जोतने बोने, इन सब कामों के लिए हमें जो पैसे चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्रॉप लोन लेता है आदमी। तो द असेसमेंट ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी पोजेस सर्टेन प्रॉब्लम एज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू जनरेशन ऑफ एनी इंक्रीमेंटल इनकम। तो होगा क्या कि क्रॉप लोन जो आप लेते हैं उससे कोई इंक्रीमेंटल इनकम नहीं होती, वो सारा का सारा पैसा उसी समय ही खर्चा हो जाता है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फार्म आउटपुट शुड बी रिकॉर्ड एंड रीपेइंग कैपेसिटी। तो सवाल ये पूछा गया कि फार्म से जितना पैसा निकल रहा है, खेती बाड़ी से जितना पैसा निकल रहा है, उसमें से कितने पैसे को, कितने पोर्शन को हम रीपेइंग कैपेसिटी के तौर पर लेंगे। तो इन्होंने बोला 50% लेना चाहिए। क्या बोला इन्होंने? 50% लेना चाहिए। तो क्रॉप लोन मैनुअल जो आरबीआई ने जो है इशू किया है, उसमें इंडिकेटेड, आरबीआई हैज इंडिकेटेड दैट टेकिंग इनटू अकाउंट द कल्टीवेटर्स अदर लायबिलिटी। आपको जो किसान है उसकी अदर लायबिलिटी, अदर जिम्मेदारियों को ध्यान में लेना होगा। द क्रेडिट एजेंसी वुड बी जस्टिफाइड इन प्रोसीडिंग ऑन बेसिस दैट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉप लोन which cultivator might bear without much difficulty should not exceed half of the annual farm output अंडर द मास डिस्पेंसेशन प्रोग्राम। तो इन्होंने कहा कि जितना भी फार्म की सालाना इनकम है, मान लो वो साल का 2 लाख रुपए कमाता है, तो पूरे साल में आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा रीपेइंग कैपेसिटी के तौर पर 1 लाख रुपए आप मान करके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स बातें कुछ और। तो इसमें हमने देखा नॉर्मल क्रेडिट लिमिट स्टेटमेंट और कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम के बारे में। तो जब क्रॉप लोन सिस्टम इवॉल्व हुआ तो उसमें कोऑपरेटिव ही थे जिनको जिम्मेदारी मिली थी एग्रीकल्चर क्रेडिट को देखने के लिए और बांटने के लिए। इसमें जो है ग्रुप ऑफ बारोवर्स होते थे, ठीक है, बारोवर्स ग्रुप हुआ करता था। तो ऐसे में मास डिस्पेंसेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया कि एक साथ मल्टीपल लोगों को लोन दिया जाए। नॉर्मल क्रेडिट लिमिट स्टेटमेंट जो है वो कोऑपरेटिव द्वारा तैयार किए जाते थे और ये क्रेडिट प्लानिंग के टूल के तौर पर काम आते थे। क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ा थकाऊ थी, परेशानी वाली थी, इसलिए इसको जो है 3 साल में एक बार जो है ये आपका नॉर्मल क्रेडिट लिमिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आई बात कि कितने स्केल का फाइनेंस हम दे सकते हैं, कितना फाइनेंस हम दे सकते हैं, इसके फिक्सेशन की बात आई। फिक्सेशन ऑफ स्केल ऑफ फाइनेंस की हमने बात की। तो इसके हिसाब से तो किस लेवल का फाइनेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है किस क्रॉप के लिए, इसको डिसीजन लेने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी को होता है। वही वेरियस क्रॉप का स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होता है उसी को जिम्मेदारी मिली होती है इस कमेटी को
का मीटिंग बुलवाने की, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी की मीटिंग बुलवाने की जिम्मेदारी डीसीसीबी को मिली होती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को मिली हुई होती है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही ट्रेडिशनली ये क्रॉप लोन को लार्ज स्केल पर देख रहे थे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी में लीड बैंक के लोग होते हैं, आरआरबी के लोग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, नाबार्ड के लोग। ठीक है, और उस इलाके के जो बड़े बड़े किसान हैं, अच्छे किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, उनको भी बुलाया जाता है। और डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसी को इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार मिलता है। ठीक है, उसके बाद में जो स्केल आप क्रॉप के लिए फिक्स करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी का, वो उस स्केल को रिव्यू किया जाता है स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा। स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी एक तरीके से जो है जान लीजिए पिता जैसा होता है, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि आप रियलिस्टिक कॉस्ट को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ में जो डिफरेंट इनपुट लगते हैं प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं उन सब में, उन सबको ध्यान में रख करके आप जो है कॉस्ट को डिसाइड करेंगे। असेसमेंट ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी इन रिलेशन टू क्रॉप लोन, तो क्रॉप लोन में रीपेइंग कैपेसिटी का असेसमेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी लोन पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट आप देते हैं उसमें इंक्रीमेंटल इनकम जनरेट होती है, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ ना कुछ फर्दर इनकम आती है, इसकी वजह से रीपे करना आसान हो जाता है। लेकिन जो क्रॉप लोन में आप पैसा लोन के तौर पर देते हैं वो करंट एक्सपेंसेस में ही खत्म हो जाता है, उसी फसल की को तैयार करने में ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में फर्दर कोई इंक्रीमेंटल इनकम नहीं जनरेट होती है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है असेसमेंट करना रीपेइंग कैपेसिटी को। ठीक है, तो फार्म आउटपुट का कितना प्रोपोर्शन हम ये मान लें कि रीपेइंग कैपेसिटी के तौर पर ठीक रहेगा। तो आरबीआई ने अपने क्रॉप लोन मैनुअल में बताया हुआ है कि जो सालाना फार्म की आउटपुट है, जितना भी सालाना इनकम जनरेट कर रहा है फार्म, उसके 50% से हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि जो है किसान को पैसे चुकाने में दिक्कत ना आए। साथ ही साथ में और जो लोन उसने ले रखा है किसान ने, उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। इनोवेशन इन क्रॉप फाइनेंस, तो क्रॉप फाइनेंस में क्या इनोवेशन हुआ है? तो एज कैश क्रेडिट सिस्टम सीसी लोन की क्या खासियत होती है? सीसी या ओडी, पैसे डालते और निकालते रहिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सीसी करवा लिया, कैश क्रेडिट या ओडी करवा ली, 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये निकाले, अब 90,000 रुपये ब्याज लगेगा। फिर आकाश भगवान ने जो है मान लीजिए 6,000 रुपये दिए, आपने उठा करके 6,000 डाल दिए वापस, 96,000 आपके पास अवेलेबल हो गया निकालने के लिए। तो इस तरीके से मतलब आप पैसे मल्टीपल टाइम डालते और निकालते रहते हैं, यानी ईएमआई नहीं बंधी हुई है। देखिए आपने अगर मान लीजिए हाउसिंग लोन लिया और उसमें 60 लाख रुपए का लोन लिया, तो अब जो है 60 लाख में से डालना निकालना नहीं होगा, एक बार या 10-12 बार में सैंक्शन होकर पूरा 60 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। अब आपको हर महीने 50,000 रुपये 60,000 रुपये जो भी किस्त बनती है ईएमआई, वो देते रहना होगा। लेकिन सीसी लोन ऐसा है, परपेचुअल टाइप का लोन है, मतलब चलता रहेगा, पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, तुम्हारी मर्जी है, डालते निकालते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बोल रहे हैं कि जो कैश क्रेडिट सिस्टम है in one form or another is found to be better suited for certain situation than the system of provision for loan running for fixed period। तो मतलब बोल रहे हैं कि सीसी सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को फिक्स पीरियड वाले लोन की जगह पर। तो बैंक्स वर इनकरेज इन अर्ली 90s फॉर कंसिडरिंग सच फैसिलिटी। तो बैंकों को 1990 के दशक में इनकरेज किया गया कि ऐसा कोई पैटर्न या ऐसी कोई टेक्निक लेकर आओ जिसमें कि मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न वाज प्रैक्टिस इन अ क्रॉपिंग सिचुएशन वेयर कैश क्रॉप आर ग्रोन। मतलब कहने का इन्होंने कहा कि किसानों के लिए भी ऐसी कोई फैसिलिटी लेकर आओ जिसमें कि उनको ईएमआई ना बंधे, बल्कि जो है वो कैश क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकें। सम ऑफ द कमर्शियल बैंक हैड इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड। तो कुछ कमर्शियल बैंक ने एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड का सिस्टम लेकर आए, मतलब कॉन्सेप्ट लेकर के आए, टू इनेबल द फार्मर्स टू बाई देयर इनपुट का मतलब वही खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स वगैरह रिक्वायरमेंट, यानी कि इनपुट रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिटेल आउटलेट लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स यूजिंग दीज कार्ड फॉर देयर फार्मिंग ऑपरेशन। तो कुछ कमर्शियल बैंकों ने एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट इशू किया, जिसमें वो किसान क्या कर सकते हैं, उस कार्ड को यूज करके रिटेल आउटलेट यानी दुकानों पर जा करके अपने लिए जो ज़रूरी सामान है उनको खरीद सकते हैं। ज़रूरी सामान मतलब जैसे बीज हो गया, उसके बाद में आपका खाद हो गई, ये सारी चीज़ें, ओके, फर्टिलाइजर्स। बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस स्कीम एंड डेवलपमेंट which had taken place in the farm sector, planners felt the need for introduction and implementation of Kisan Credit Card Scheme in year 1990 and 1999। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि इस जो ये आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड स्कीम थी, इसका जो फीडबैक आया कि मतलब ये स्कीम अच्छी है, उसी के आधार पर प्लानर ने ये डिसाइड किया कि अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। 1998-99 के दौरान केसीसी स्कीम लाई गई। अकॉर्डिंगली नाबार्ड हैज फार्मुलेटेड अ मॉडल केसीसी स्कीम एंड इश्यूड डिटेल्ड गाइडलाइन फॉर बैंक फॉर इट्स एडॉप्शन। तो नाबार्ड ने इसके लिए एक मॉडल केसीसी स्कीम बनाई और उसकी डिटेल गाइडलाइन जो है बैंकों को भेज दी,
ताकि वो उसे अडॉप्ट कर सकें। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात हो रही है, ठीक है। द स्कीम इनवाइसेज इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड टू फार्मर्स on the basis of their holding for uniform adoption by bank so that farmers may use them to readily purchase agriculture inputs such as seeds, fertilizer, pesticides either from cooperative credit society which are engaged in distribution of input or from the private dealers of their choice and draw cash for their crop production need। तो इस स्कीम में क्या हुआ, किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या होगी, उसके लिए यूनिफॉर्म एडॉप्शन कर सकें, उसके लिए बेस्ड ऑन देयर होल्डिंग, कितने बीघे ज़मीन, कितने हेक्टेयर, कितने एकड़ ज़मीन है, उसके आधार पर डिसाइड किया गया उसकी लिमिट को, ताकि सभी बैंकों में एक जैसी यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, ठीक है। इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसान आसानी से बीज, है ना, उसके बाद में खाद और कीटनाशक, ये सारी चीज़ें खरीद सकते थे। खरीदने का काम आप कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से कर सकते हैं, जहां पर ये सारी चीज़ें बेची जाती थी, या फिर आप प्राइवेट दुकानदारों से भी ये खरीद सकते थे, ठीक है, ताकि आप जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें। केसीसी स्कीम इनेबल्ड द फार्मर्स टू ड्रा द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड फंड एंड मेक पेमेंट एज एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड विद द फंड, दस हेल्पिंग देम टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बारोइंग। केसीसी स्कीम ने क्या किया, किसानों को इस बात के लिए अवेलेबल, मतलब मौके दिए कि वो जब चाहें तब पैसे निकाल सकते थे, ठीक है, व्हेन एवर दे रिक्वायर्ड फंड, जब भी आपको पैसों की जरूरत है आप पैसे निकाल सकते हैं, और जब भी आपके पास पैसे आ जाते हैं फसल वगैरह बेच करके, आप वापस पैसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कास्ट ऑफ जो बारोइंग थी उसको इन्होंने घटा दिया, रिड्यूस कर दिया। क्या घटा दिया, कास्ट ऑफ बारोइंग। 2001 और 2 के दौरान केसीसी होल्डर्स वर कवर्ड बाई पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर्मुलेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2001-2 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, केसीसी होल्डर जो थे उनका पर्सनल इंश्योरेंस भी करवा दिया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करवा दिया। केसीसी स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू कवर टर्म लोन फ्रॉम फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी इन 2004 एंड 5। पहले जो केसीसी दी जाती थी वो सिर्फ क्रॉप लोन के लिए जाती थी, फसलों को पैदा करने के लिए ही दी जाती थी, लेकिन 2004 और 5 से इसमें टर्म लोन भी कवर कर दिया गया। टर्म लोन मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है, यानी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से दिया गया लोन। तो एग्रीकल्चर के लिए या एलाइड एक्टिविटी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट यानी कि टर्म लोन लेना चाहते हैं तो उसको भी केसीसी में ऐड कर लिया गया 2004 और 5 में। 2006 एंड 7 के दौरान 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 3 लाख, ठीक है। तो यानी कि 2006 और 7 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर जो है 3 लाख रुपए तक का कोई केसीसी का लोन लेगा तो गवर्नमेंट जो है 2% का सब्सिडी देगी। इंटरेस्ट सबवेंशन का ये मतलब है 2% सब्सिडी देगी। कैपिंग द इंटरेस्ट रेट टू बी चार्ज फ्रॉम फार्मर एट 7% पर एनम। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से 7% जो है वसूल सकते हैं, यानी कैप लगा दी गई, एक लिमिट सेट कर दी गई। इसने जो है सभी केसीसी होल्डर्स को फायदा पहुंचाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 और 10 के दौरान इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम प्रोविजन फॉर इंसेंटिव टू बारोअर्स ऑफ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट थ्रू इंस्टीट्यूशन एट 1% फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। इन्होंने कहा कि अगर आप प्रॉम्प्टली पेमेंट करते हैं, समय पर पेमेंट कर देते हैं, उससे पहले पेमेंट कर देते हैं, तो आपको 1% का और डिस्काउंट हम देंगे, 1% आपके और रिफंड करेंगे। देखिए 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन लेते थे तो 2% का डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था। अगर टाइम पर लौटा दे रहे हैं तो 1% का डिस्काउंट यहाँ पर भी मिल रहा है। इन द सब्सिक्वेंट ईयर, अगले साल 2010 और 11 में इंसेंटिव फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट एट 1% को इंक्रीज करके 3% कर दिया गया 3 लाख रुपए तक के लोन पर। तो ये भी 1% से बढ़ा करके 3% कर दिया गया कि अगर आप प्रॉम्प्टली पे करते हैं तो आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। केसीसी गाइडलाइन को रिविजिट किया गया था किसके द्वारा, भासिन वर्किंग ग्रुप द्वारा, थोड़ा नाम याद रखिएगा, भासिन वर्किंग कमेटी द्वारा, जिसको आरबीआई ने 2012 में अपॉइंट किया था। तो केसीसी गाइडलाइन को रिविजिट है ना, रिव्यू किया गया था भासिन कमेटी द्वारा, याद रखिएगा। इंडिविजुअल हो या जॉइंट बारोअर हो, जो जिनके पास खेत हैं या जिन्होंने मतलब खेत वैसे ले रखा है रहन वगैरह पर, या मौखिक तौर पर जो है किसी को बोल दिया गया कि तुम इसको जोतो और बो, है ना, या जो अधिया पर खेती करते हैं, शेयर क्रॉपर, मतलब 2 लोग मिल करके कर रहे हैं, या मालिक ने उसको दे दिया है कि तुम बोओगे और मुझे जो है फसलों में शेयरिंग कर लेनी है, या एसएचजी जेएलजी के मेंबर जो होते हैं, ये सभी केसीसी कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। केसीसी के बारे में अगले लेक्चर में डिटेल में चर्चा करनी, नॉट टू वरी। फ्लेक्स केसीसी का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल हो गया। फ्लेक्स केसीसी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस अराउंड द सेम पीरियड फॉर मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से
कम की ज़मीन होती है या 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है, और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है, उन्हें जो है मार्जिनल स्मॉल फार्मर कहते हैं। तो मार्जिनल फार्मर यानी कि छोटे किसान, तो 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन जिनके पास थी उनको मार्जिनल फार्मर कहा गया। तो उनके लिए फ्लेक्स केसीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें फ्लेक्सिबल लिमिट जो है 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की ऑन लैंड होल्डिंग एंड क्रॉप ग्रोन के आधार पर फिक्स की गई कि इनकी फ्लेक्सिबल लिमिट 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की लैंड होल्डिंग पर और क्रॉप ग्रो करने पर इनको लोन दिया जा सकता है। 2012-13 के दौरान इशू ऑफ केसीसी कार्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेबल रुपे कार्ड, यानी कि जो है 2012-13 में ये कहा गया कि केसीसी कार्ड जो है रुपे जो है जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आते हैं उस फॉर्म में इशू किए जाएंगे, वाज एडवोकेटेड, इसकी बात की गई। इन द रिसेंट 18-19 केसीसी स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर अंडरटेकिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज एक्टिविटीज। 2018-19 के दौरान केसीसी स्कीम में और चेंजेस किए गए और इसमें अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी उसमें जोड़ दिया गया है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? आपको कोई प्रोडक्ट बनाने से लेकर बेचने के बीच में जो पैसों की जरूरत होती है उसे वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। एबीएम में बाकायदा डिटेल में चैप्टर है वर्किंग कैपिटल पर, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है केसीसी में इंक्लूड ला करके कर दी गई। अगले लेक्चर में केसीसी पर ही बात होनी है। यहाँ पर एक तरीके का हम इंट्रोडक्शन टाइप का देख ले रहे हैं। तो इनोवेशन इन क्रॉप इंश्योरेंस में हमने देखा कि कैश क्रेडिट का जो सिस्टम है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है दैन कि फिक्स पीरियड के लिए लोन लिया जाए, इसमें ईएमआई भरी जाए। इसीलिए जो है बैंकों से कहा गया कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो है क्रॉप लोन के लिए भी लेकर आया जाए। इसी को देखते हुए एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट कुछ कमर्शियल बैंक लेकर आए, जिसमें जो है कस्टमर जो किसान है उस कार्ड का यूज करके दुकानों से जो है सामान खरीद सकता था अपनी जो है खेती बाड़ी के लिए। फिर जो फीडबैक मिला इस स्कीम से, उसी के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को 1998-99 में लॉन्च किया गया। नाबार्ड ने मॉडल केसीसी स्कीम बनाई और उसकी डिटेल गाइडलाइन बैंकों को भेज दी कि आप इसी स्कीम के पैटर्न पर आप चलेंगे। स्कीम में कहा गया कि आपको एक क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाएगा, उनके पास कितनी लैंड है उसके आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा कितने अमाउंट का क्रेडिट कार्ड या कितनी लिमिट का क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा। उस क्रेडिट कार्ड की सहायता से आप जो है इनपुट खरीद सकते थे, खाद बीज वगैरह खरीद सकते थे। अब ये चीज़ें आप कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से खरीद सकते थे जिनका काम ही है ये चीज़ें बेचना, या फिर आप जो है प्राइवेट दुकानदारों से भी ये खरीद सकते थे, ठीक है। केसीसी स्कीम का फ़ायदा ये हुआ कि किसान जब चाहें तब मनी ड्रॉ कर सकते थे, जब नहीं जरूरत है तो पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, जब है जरूरत तो निकाल लीजिए और जैसे ही पेमेंट आती है तुरंत वापस कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि कास्ट ऑफ बारोइंग घट गई उनकी। उसके बाद में केसीसी स्कीम में बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे 2001 और 2 में केसीसी जो अकाउंट होल्डर थे उनके लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाई गई, ठीक है। उसके बाद में केसीसी स्कीम में टर्म लोन को भी शामिल कर लिया गया 2004 और 5 में। अभी तक केवल क्रॉप लोन कवर होते थे, अब टर्म लोन भी कवर कर दिया गया इसमें। उसके बाद में 2006-7 में 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन कहा गया कि जो 3 लाख रुपए तक का लोन लोगे तो 2% जो है सरकार वापस करेगी आपको, और ये भी लिमिट लगाएगी कि आप मैक्सिमम किसानों से केसीसी के तहत 7% ही वसूल सकते हैं। इससे केसीसी होल्डर्स को फ़ायदा हुआ। 2009 और 10 में इन्होंने स्कीम लाई इंसेंटिव की कि 1% का आप अगर प्रॉम्प्ट जो है रीपेमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम रीपेमेंट करेंगे तो 1% का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। बाद में 2010 और 11 में इसको 1% से बढ़ा करके 3% कर दिया गया, ठीक है। फिर केसीसी गाइडलाइन को रिव्यू करने की जिम्मेदारी भासिन कमेटी को दी गई 2012 में आरबीआई के द्वारा। इसमें जो आपके इंडिविजुअल या जॉइंट बारोवर होते हैं, एसएचजी, जेएलजी वगैरह होते हैं, कल्टीवेटर्स होते हैं, ये सब केसीसी कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड होता है फ्रेंड्स, ओके। केसीसी बोल देते हैं, अदरवाइज किसान क्रेडिट कार्ड होता है, केसी कार्ड होता है, ओके। लेकिन हम लोग बोलते हैं केसीसी कार्ड, केसीसी है ना, लेकिन होता है किसान क्रेडिट कार्ड, ओके। फिर जो मार्जिनल फार्मर है जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है उनके लिए फ्लेक्स केसीसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसमें 10,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक की फ्लेक्सिबल लिमिट प्रोवाइड करने की बात की गई। 2012 और 13 में केसीसी कार्ड को रुपे कार्ड के तौर पर इशू करने की बात की गई। 2018-19 में केसीसी स्कीम को और एक्सटेंड किया गया और इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी शामिल कर लिया गया उन लोगों के लिए जो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करते हैं या मछली पालन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर ये लेक्चर खत्म होता है। होप है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।